सुप्रभात। मंच पर उपस्थित संजय खिलवानी जी, शिव प्रसाद जी, इंदर जी, सराज जी, अनिल जैन जी और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत स्वागत करता हूँ। और इससे अधिकार मुझे थोड़ा बहुत सरकार ने भी दिया है। मैं मुंबई शहर का उपनगर का पालक मंत्री हूँ, गार्डियन मिनिस्टर। तो आप सबके लिए कम से कम इस बात का मैं गार्डियन बन चुका हूँ, इसके लिए भी आप सबका स्वागत है। मेरी जानकारी में ये 12वां साल है, ये 12th एडिशन है और उसके कारण ये मान भी सकते हैं हम लोग कि हर साल हम अपनी अपनी नई ऊंचाइयों को दुनिया भर के सामने अपने हिंदू भाई बहनों की कर्तृत्व से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया को बहुत ही जिस तरीके से के साइलोस में नहीं लेकिन एकत्रित स्वरूप में इसका परिचय देने के काम में लगातार कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो ये बात छुपी नहीं है, दुनिया तो पहले से जानती थी और उसके कारण हमने देखा है कि बहुत सारे आक्रमणों और आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया ही इसलिए क्योंकि भारत अपने आप में समृद्ध था भी, व्यवस्था भी मजबूत थी, हमारे विचारधारा, विचार परिवार, मूल्य और आर्थिक स्थिति इन सब में ट्रेड्स और व्यवहार में भी भारत ये दुनिया के लिए रोडमैप है। तो उस बात को आज यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं कि स्वाभाविक अपनी इस ताकत को देखकर दुनिया के आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमणों की बौछार की और हमारे भारतीय स्व को, हिंदू मूल्य को कहीं सिर्फ छोड़ नहीं, इसको खत्म करने का प्रयास सालों से किया। और चाणक्य जी का ये सीख आगे चलने के लिए हम सबको उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करते हैं जिस काम के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जहाँ अर्थ सशक्त होता है वहाँ राज्य स्वयं सुदृढ़ होता है। जब अर्थ की सशक्तता पे ही सवाल निशान खड़े रहते हैं, उस राज्य को सुदृढ़ता से परे रहना पड़ता है और उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को, राजा हो या प्रजा हो, उसको दुनिया में मानवता में कहीं पर भी स्वाभिमान का स्वपरिचय देना। हमारे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का रहस्य मैं मानता हूं कि हम सब लोग यही सोच पर निकल पड़े हैं कि जो हमारी पहचान दुनिया में थी, हिंदू विचारधारा की, जीवन पद्धति की, व्यवहार पद्धति की, यही वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था पूरे दुनिया की सक्षमता का परिचय दे सकती है। उस प्रकार की अर्थव्यवस्था ये हमारा मिशन है। इस मिशन में भारत की सरकार, माननीय मोदी जी और उस विचार पर काम करने वाले सभी अपने परिवारों की संस्था है, उस दिशा में काम कर रही है। और उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का यहाँ पर थे, उनके नेतृत्व वाली सरकार ये विकसित महाराष्ट्र का रोडमैप लेकर चल रही है। डिबेटेड एंड डिजाइन at federal central government level, which is an inclusive role, which discuss about the technology, production, services, education system, and we want to see we have developed a dream. 140 crore people of this country have dreamt that by 2047 we will not be underdeveloped, we will not be developing, but we want to be a developed country
विकसित भारत। But this can be achieved not only by a government functionaries. We can achieve the same with a large involvement, inclusiveness of all the stakeholders. And when I say the stakeholders, it means all the verticals of citizen, of administration, of innovator, of technologists, of philosophers, entrepreneurs, too many others. And when we think about this holistic approach, we have also designed a way of inclusion of all the states and their own states' role into this development. And therefore, my own Chief Minister of the government, under the able leadership of Devendra Fadnavis, we have come up with a document which is called as a विकसित महाराष्ट्र 2047। विकसित भारत के साथ विकसित महाराष्ट्र 2047, ये आप समझे, ये इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। 2.5 लाख से ज्यादा युवकों की राय ली गई है। 1.5 लाख से ज्यादा नागरिकों ने अपना रुझान उसमें बताया है। 37 से ज्यादा अलग अलग विभागों ने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है और करीब करीब 25 लाख लोगों ने अपना वोट दिया है। उस आधार पर जो एक डॉक्यूमेंट बना है वो विकसित महाराष्ट्र 2047 बना है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन आज आयोजकों ने मुझे IT से रिलेटेड पहलुओं के बारे में आप सबसे बात करने के लिए कहा है। इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस, प्रॉस्पेरिटी, ये 3 मुद्दों के आधार पर मोटा मोटी हमने महाराष्ट्र के IT, रिवॉल्यूशन, इंक्लूसिवनेस और इनोवेशन के साथ प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचा भी है और हमने काम भी किया है, जिसमें इंटरनेट का उपयोग हमने किया। अब ई-गवर्नेंस से आई-गवर्नेंस तक आना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र ने तय किया है अब हम ई-गवर्नेंस से आई-गवर्नेंस से लेकर अब AI गवर्नेंस तक जाएंगे। और उस AI गवर्नेंस का बेस सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं है। कई बार तो दुर्भाग्य से दिखाई पड़ता है कि डेटा एनालिसिस के आधार पर किए हुए निर्णयों को ही AI गवर्नेंस माना जाता है। AI गवर्नेंस और AI के आधार पर तंत्रज्ञान विकसित महाराष्ट्र की प्रगति को देखना है तो हमने 3 वर्टिकल्स के बारे में सोचा है। एक तो ऐसी पॉलिसी धोरण हो जो हर किसी, भले एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चर हो, सर्विस इंडस्ट्री हो या और कोई, उसको भी अपना रोल और भागीदारी इसमें स्पष्टता से मिले, ऐसा स्पष्ट AI पॉलिसी। दूसरा, AI आधारित पॉलिसी के आधार पर जिनको व्यवसाय करना है उनको महाराष्ट्र के भूमि में अपना व्यवसाय करने भी मिले और पनपने भी मिले। इस प्रकार की पॉलिसी के साथ साथ सुविधाओं का धोरण, जिसको सॉफ्ट कहे, सब्सिडी कहे, उद्यमशीलता को चालना देने वाली सभी चीजें कहे, ऐसा एक धोरण, ऐसा एक सोच, ऐसी गति देने का निर्णय। और तीसरी बात, इसकी इकोसिस्टम, हमें इस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स को ना कि सिर्फ भारत की स्पर्धा में, अन्य राज्य भी स्पर्धा में है, तो केवल भारत की स्पर्धा में नहीं, दुनिया के स्पर्धा में ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड, अपस्किल्ड, इस प्रकार का रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स महाराष्ट्र में है। इस प्रकार के 3 वर्टिकल में हमने AI पॉलिसी बनाई। AI यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन और कार्यान्वयन में आप सब ध्यान रखें।
इस प्रकार की इकोसिस्टम बनाना और उसी के साथ साथ हमने तय भी किया है AI एनेबल्ड बिजनेस को जो महाराष्ट्र में करेगा। उदाहरण के लिए एक तो बता रहा है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, उसके लिए टैक्सेशन यानी स्टैम्प ड्यूटी से लेकर प्रॉपर्टी टैक्सेशन यानी अर्बन लोकल बॉडी के टैक्स तक हम महाराष्ट्र में मेजर दी है। हम रेट पेन अप्रोच को नहीं, रेट कारपेट अप्रोच को लेकर आपके सामने आएंगे और उस आधार पर कस्टमाइज तरीके से भी जहां पर आवश्यकता होगी हम कस्टमाइज रिलीफ कंसेशंस का प्रावधान रखने वाली पॉलिसी ले रहा है। मैं यहाँ पर यह भी बताता कि यूनिवर्सिटी AI पॉलिसी और उसी के साथ साथ नई मुंबई में 300 एकड़ की जगह पर जिसकी लैंड एक्विजिशन भी पूरी हो चुकी है और नए एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के बाद वहां से कम्यूटर्स के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत आसान है। इस प्रकार की जगह पर 300 एकड़ की जगह पर ग्रीनफील्ड इस प्रकार का नया पार्क इसमें AI सिटी एड्यू सिटी के साथ हम वहां बनाकर प्रावधान बनाकर आए कि जहां पर इनोवेशंस इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को आना है नई मुंबई और महाराष्ट्र आपकी सेवा में आ जाए। ग्लोबल GCC मार्केट को अट्रैक्ट करना ये हमारा टारगेट है। बहुत सारे लोगों को कैसे लग सकता है कि महाराष्ट्र की सोच ये बहुत बड़ी सोच है, व्यावहारिकता की है क्या है, उसका उत्तर भी हम देना चाहते हैं। महाराष्ट्र अपने आप में डेमोग्राफिक बेनिफिट का राज्य है। केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार यदि दोनों जगह पर एक ही विचारधारा पर चलने वाली सरकार है तो केंद्र सरकार का मोदी सरकार का पूरा समन्वय तो है ही, लेकिन पूरे देश में वेरी टैलेंटेड यंग एज इनोवेटिव एंड इन सेल्फ बिलीव somebody who uses the technology the most with the direct communication with the world leaders, that kind of chief minister leadership the Maharashtra has, and that is honorable Chief Minister Devendra Fadnavis. And therefore our communication channel with the world is very well established. Not only that, we are already hosting more than 1,700 centers, and out of which 400 GCCs in our state, 200 plus is only in Mumbai. When I visited JP Morgan GCC in Goregaon and interacted with their India head, what was most charming submission proposed by the India head of JP Morgan was this, that the work culture and work norm which Maharashtra carries, Mumbai carries, it doesn't have match with any of part of the world. मैंने कहा समय तो समय पर आती है, ये समय पाबंदी से चलने का कल्चर ये महाराष्ट्र और मुंबई का है। आप में से कोई और राज्य के ऊपर में आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र में किसी और की आलोचना की, ये मुझे बदनामी नहीं चाहिए। पूरा भारत ही प्रोग्रेसिव है, लेकिन मैं महाराष्ट्र के बेनिफिट्स की बात करता हूँ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो कनेक्टिविटी, सबर्बन रेल कनेक्टिविटी, यहाँ के नए एयरपोर्ट्स, क्रिएट होने वाले पोर्ट्स से कनेक्टिविटी ऑफ हाईवेज, क्रिस क्रॉस हाईवेज की निर्मिति, उड़ान के अंदर 55 से भी ज़्यादा छोटे एयरपोर्ट्स का निर्माण, वाईफाई कनेक्टिविटी, और अभी तो मैं बताते हुए हर्ष होता है, महाराष्ट्र देश का पहला स्टेट है जिसने कम्युनिकेशन आज एलॉन मस्क के साइबरलिंक कंपनी के साथ भी एमओयू करके सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लीडरशिप का आगाज किया है। और इसके बैक ऑफिस और जीसीसी के लिए महाराष्ट्र अपने आप में
बड़ी पॉलिसी लेकर 50,600 करोड़ इन्वेस्टमेंट को और 4 लाख नए हाई स्किल अपस्किल जॉब्स को क्रिएट करने का मिशन लेकर हम चल पड़े हैं। और उस पॉलिसी के आधार पर मुझे बताते हुए हर्ष होता है, लैंड सब्सिडी तो है ही, टैक्स सब्सिडी तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है पेबैक पॉलिसी और पीएफ सब्सिडी, इसमें भी महाराष्ट्र ने अन्य देशों से और अन्य राज्यों से कस्टमाइज तरीके से पॉलिसी को लेकर हम आप सबके सामने आए। महाराष्ट्र और मेजर सिटीज, इसमें इनोवेशन पॉलिसी को लेकर इनोवेशन पार्क, सैंडबॉक्स इम्प्लीमेंटेशन, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, यहाँ पर भी आईटी पॉलिसी और आईटी पार्क्स और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट हमने जनता के सामने रखी है। आप में से मान्यवरों से भी निवेदन है, आप भी इसको समझे और दुनिया में भी भारत और महाराष्ट्र की साख और व्यवसाय को बढ़ाने की इस प्रक्रिया में आप भी सुझाव दें। साइबर सिक्योरिटी दुनिया का चैलेंज बन चुका है। चंद सेकंड में मेरे जेब का पैसा कहीं दुनिया के किसी देश में चला जाता है और इसके लिए रेजिलेंस और रोबस्ट इस प्रकार की व्यवस्थाओं को खड़ी करना है। आज महाराष्ट्र ने एक स्वयं सरकारी कंपनी को बनाई, दुनिया के बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी से टाई करके साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स के आधार पर एनएसए एडवाइस कंप्लीट करके हमने एक फायरवॉल बेस्ड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स एट टायर 2 और टायर 1 सिटीज में बनाकर हमने एक मोस्ट प्रोटेक्टिव साइबर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बनाया। और उसका उदाहरण देना मैं आपको कह सकता हूँ, ऑफकोर्स उसमें योगदान उस इंस्टीट्यूट का भी है। आप अगर बीएससी या एनएससी इस दोनों जगह पर विजिट करें तो एनएससी ने तो अपनी मेहनत से भी जितने साइबर अटैक ये अपने इकोनॉमिकल सिस्टम पर दुनिया भर से हो रहे हैं, उसका ट्रैकिंग, उस आधार पर उस साइबर अटैक को जीरो डाउन करने की व्यवस्था और ये व्यवस्था जो एनएससी और बीएससी ने बनाई, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी हमारा वॉर रूम और महाराष्ट्र के इस वॉर रूम से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इसकी नई व्यवस्था और सरकार ने बनाया। और उस आधार पर एक सही पायाभूत सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, मैन्युफैक्चर सर्विस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन इंक्यूबेशन, और इसके लिए सीएम महाफंड 400 करोड़ का महाहब ये कंपनी बनाकर जिसमें प्राइवेट लीडर्स, जिसमें महिंद्रा जी भी है, एमआरएफ जी भी है, और लोग भी है, कोटक जी भी है, आईआईटी भी है। कल्याण में 150 एकड़ में इनोवेशन सिटी निर्माण करना और महा आईटी के साथ साथ महाटेक ऐसी व्यवस्था कंपनी की करना जिसमें सरकार भी सिर्फ व्यवस्था निर्माण नहीं करके देगा, जो व्यवस्थाओं का फायदा उठाकर या व्यवसाय करने आएगा उसमें अपनी आर्थिक गुंतवणूक भी सरकार महाराष्ट्र की करेगी। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बड़ी व्यवस्था लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं। एबीजीसी पॉलिसी हमारा इनोवेशन कदम है। हमने देखा होगा माननीय मोदी जी की सरकार ने पहला, जैसा मैं आपको वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कर रहे हैं, वैसे पूरे दुनिया का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट वेब समिट, दुनिया का कंटेंट क्रिएशन, दुनिया का क्रिएटिव क्रिएशन और दुनिया की ऑरेंज इकोनॉमी, ये अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया के माध्यम से बनती है तो 140 करोड़ की आबादी का देश, ये सबसे बड़ा उसका कंज्यूमर है, तो उसका नेतृत्व भी भारत करेगा। और इसके लिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट ये भारत में और महाराष्ट्र में मुंबई में होगा।
ये केंद्र सरकार ने तय किया और उस आधार पर महाराष्ट्र भारत का पहला स्टेट है जिसमें हमने ऑडियो विजुअल गेमिंग सेक्टर की पॉलिसी बनाई है. So friends, this was a subject given to me to tell you that how Bharat is progressing, to tell you how technology can make the life simpler and economic growth, and how Maharashtra is taking their share aggressively, which I tried to sum up between 15 to 17 minutes. I hope I have conveyed my points very straight and elaborative, and I am hoping that many of you would take the benefit, advantage and contribute for this growth of the country, Bharat and Maharashtra. Thank you so much.